बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 10 का जो 10th क्लास का चैप्टर है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से, उसका हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हमने चैप्टर 10 के पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफाइन को भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह किसी जिस्म की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। आज हमारा क्वेश्चन है कि डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एंड एक्सप्लेन, और इसकी एक एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच स्प्रिंग जो है इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछले लेक्चर में आपको याद होगा हमने डिफाइन डिस्कस की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन। कैसी वाइब्रेटरी मोशन? अ फोर्स अप्लाइड और एक्सेलरेशन is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। उसको मैथमेटिकली भी हमने राइट किया था A is directly proportional to minus x। आज हम इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह एक जिस्म जो है, मास जो है, वो एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी मोशन जो है वो कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उससे थोड़ा सा तारुफ हम कर लेते हैं कि फर्ज करें हमारे पास एक जिस्म है जिसका मास m है, वो एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और स्प्रिंग जो है एक हुक के साथ अटैच्ड है, और ये स्प्रिंग एक स्मूथ सरफेस, स्मूथ टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब वो फ्रिक्शन लेस है, उसमें फ्रिक्शन कम है, और ये जिस्म इस वक्त रेस्ट में है, आप जानते हैं जब भी कोई जिस्म रेस्ट में होता है उसका कवर डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है, उस पर नेट फोर्स वो भी जीरो होती है और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है? जीरो होता है। आपको पता है कि जब भी कोई जिस्म रेस्ट में हो, अब रेस्ट में है, फॉर एग्जांपल ये डस्टर है यहाँ पड़ा हुआ है, रेस्ट में है, इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई हरकत नहीं है, क्या इस पर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही है? कौन सी? जमीन इसे खींच रही है इसके वेट की वजह से, और ये टेबल इसको प्रोवाइड कर रही है रिएक्शन की फोर्स, जो कि दोनों आपस में इक्वल, अपोजिट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से इसमें कोई मोशन नहीं है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं जो डस्टर डाइस के ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, कि इस पे अप्लाई होने वाली नेट फोर्स जीरो है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है और इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब फिर हम क्या करते हैं? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m is attached to one end of the spring is fixed to the rigid support। ये वो जिस्म है जो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और उसका ये रिजिड केज है, साइड है। सपोर्ट एज शोन इन फिगर, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच्ड करें, अब स्प्रिंग कैसे स्ट्रेच्ड होगा? मैंने आपको मिसाल दी है कि कोई भी जिस्म जहां पर पड़ा हो उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, जिस तरह न्यूटन के पहले कानून में बताया गया है। अब ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच्ड उस वक्त होगा जब इसको कोई खींचने की कोशिश करेगा, और हम इसे खींचने के लिए इस पर अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं, जो ही अप्लाई करते हैं स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो जाता है, स्प्रिंग क्या हो जाता है? स्ट्रेच्ड हो जाता है, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाता है। जो ही स्ट्रेच्ड हो जाता है यह जिस्म अपनी मेन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट x जो है वो कवर कर लेता है। जो ही हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेच्ड हुआ और जिस्म पहुंच गया O पोजीशन से A पोजीशन पर, और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना? x, डिस्प्लेसमेंट x कवर किया।
अब डिस्प्लेसमेंट x कवर करने के बाद अब इस जिस्म की क्या कंडीशन है और स्प्रिंग की क्या कंडीशन है। अब स्प्रिंग में एक फोर्स पैदा होती है, कौन सी फोर्स, जो इस जिस्म को वापस लाती है ताकि अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए स्प्रिंग। और इसमें जो फोर्स पैदा हुई हमारी इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वो है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी, रीस्टोरिंग फोर्स। हमने पिछले लेक्चर में भी रिस्टोरिंग फोर्स को थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी जिस्म को पुश या पुल करती है टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पर वापस लाने के लिए उसे क्या करती है, पुश या पुल करती है। तो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई। अब रीस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, इस जिस्म को वापस अपनी मीन पोजीशन पर लाना, वापस मीन पोजीशन पर लाना। अब जिस्म एक्सट्रीम पोजीशन ए पर पहुंच चुका है, इस वक्त इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x कवर कर लिया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x कवर कर लिया है। अब इस वक्त इसमें फोर्स जो है वो भी क्या है, मैक्सिमम है, फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। और इसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी क्या है, मैक्सिमम है। तो जो ही हम इसे यहां से रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स जिस्म वापस आता है किसकी तरफ, अपनी मीन पोजीशन की तरफ, अपनी मीन पोजीशन। उसकी मीन पोजीशन कौन सी है, उसकी मीन पोजीशन O पॉइंट है। तो जो ही हम इसको रिलीज करते हैं जिस्म वापस आता है अपनी मेन पोजीशन O की तरफ, जहां पर वो पहले रेस्ट में पड़ा हुआ था, उसको कोई काम नहीं था, वो रेस्ट में था, सुकून में था, वो वहीं वापस जाना चाहता है। जो ही रिलीज करेंगे वो अपनी पोजीशन पर रुक नहीं सकेगा। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि इस जिस्म में इनर्शिया है, इनर्शिया की वजह से ये O पोजीशन पर यानी कि अपनी मेन पोजीशन पर रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा। आगे कहां चला जाएगा, ये जिस्म यहां से मेन पोजीशन से होता हुआ आगे पॉइंट B पर पहुंच जाएगा। अब जब पॉइंट B पर पहुंचेगा, यहां पर फिर ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, कितना, अगेन x होगा, अगेन x, और अगेन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगेन यहां पर फोर्स भी दोबारा मैक्सिमम होगी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं फोर्स मैक्सिमम होगी, यहां पर भी बात की, यहां पर भी बात की, ये कौन सी फोर्स है, क्योंकि इस वक्त अगर सिस्टम की बात की जाए जिसमें एक स्प्रिंग और एक मैस है, उन्होंने मिलकर जो सिस्टम बनाया हुआ है, उस पर जब हमने उसे खींचा तो उस पर दो फोर्सेस इस वक्त अमल कर रही है। एक जो हमारी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, दूसरी जो रीस्टोरिंग फोर्स है, हमारी फोर्स लगाने की वजह से जो उसमें पैदा हो रही है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं किसकी, रीस्टोरिंग फोर्स की, ना कि एक्सटर्नल फोर्स की। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने साबित करना है कि मोशन ऑफ मैस अटैच स्प्रिंग, कि स्प्रिंग में मौजूद जो मोशन है उसमें जो हरकत है वो किस तरह है, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह है, इसको साबित करना है। तो हमारा ताल्लुक है स्प्रिंग के साथ। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो कौन सी है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां पर फिर रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब एक्सेलरेशन भी यहां क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब जो ही यहां से रिलीज किया वो O पॉइंट पर रुका नहीं, आगे चला गया ड्यू टू इनर्शिया पॉइंट B पर। अगेन रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई स्प्रिंग के कंप्रेस्ड होने की वजह से, स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया। अब स्प्रिंग क्या चाहता है कि उसके ऊपर जो दबाव डाला गया वो उस जिस्म को पुश करना चाहता है। अब पुश और पुल क्या है, जिस तरह हम अगर किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो ये पुल है, अपनी तरफ खींचते हैं ये पुल है। अगर किसी चीज को अपने से दूर करते हैं तो ये क्या है, पुश है, ये क्या है, पुश। तो यहां पर पहले स्प्रिंग क्या कर रहा था, पुल कर रहा था, इस जिस्म को खींच रहा था ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। अब जिस्म क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्यों कर रहा है इस जिस्म को, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। यहां भी रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम थी, यहां भी रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा मैक्सिमम हो गई। फिर जब यहां जिस्म रुका तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहां रुक नहीं पाया, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ चला गया।
फिर ड्यू टू इनर्शिया वो रुक नहीं पाया, आगे चला गया। इसी तरह वो टू एंड फ्रो मोशन ऐसे करता 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 आखिरकार वो रुक जाएगा, आखिरकार वो रुक जाएगा। उसकी तमाम जब अब ये एनर्जी जो है जिसकी वजह से वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है क्यों खत्म होगी? अब जिस टेबल के ऊपर वो पड़ा हुआ है उसमें क्या है? उसमें फ्रिक्शन है, रगड़ है, जिसकी वजह से वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद जिसम रुक जाता है। तो इस तरह जिसम टू एंड फ्रो मोशन करते हुए अपनी मोशन जारी रखता है। तो हमने डिफाइन में पढ़ा था कि किसी भी जिस्म की जो वाइब्रेटरी मोशन है उसकी टू एंड फ्रो मोशन है, मूव एंड बैक अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि स्प्रिंग से रिलेटेड हुक्स ने अपना कानून पेश किया था जिसे हम हुक लॉ कहते हैं। उसके मुताबिक था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस kx, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस kx, ये है हुक का कानून। इसके मुताबिक फिर हमने पढ़ा है कि जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ भी फोर्स अप्लाई की जा रही है, हमने इस जिस्म को खींचा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर होता है ma के। ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब अगर इनकी ये साइड देखी जाए, अगर इसकी ये साइड देखी जाए F इज इक्वल टू माइनस kx, F और F आपस में क्या है? इक्वल है। अगर एक साइड आपस में इक्वल हो, एक साइड आपस में इक्वल हो तो दूसरी साइड भी क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। तो हमने क्या किया? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिहाज से ma इज इक्वल टू माइनस kx, ma इज इक्वल टू माइनस kx। यहां से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, इस m को ये a के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इधर आ गया माइनस k ओवर m x। तो ये चीज, ये जो k ओवर m है ये क्या है? k ओवर m एक कांस्टेंट है। तो हाँ, रूल होता है, मैथ हो फिजिक्स हो, जब भी हम किसी कांस्टेंट को खत्म करते हैं, इक्वल को खत्म करते हैं, तो दोबारा उसके साइन जगह पर प्रोपोर्शनल का साइन ले आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट k ओवर m था, इसको खत्म जब किया तो इक्वल भी खत्म हो गया, उसकी जगह पर हम क्या ले आए? प्रोपोर्शनल का साइन माइनस x। अच्छा, इसमें बात हमने पहले लेक्चर में भी की थी कि ये जो माइनस है ये क्या है? ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? माइनस असल में ये जिस्म की में पैदा होने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। क्यों? अब देखें, जब हमने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग कहाँ कोशिश कर रहा है ले जाने की? अपने मेन पोजीशन की तरफ। हमारी फोर्स इस तरफ है, स्प्रिंग चाहता है कि मैं जिस्म को इस तरफ खींचूं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो स्प्रिंग ये चाह रहा है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ये चाह रही है कि मैं जिस्म को अपोजिट डायरेक्शन में मेन पोजीशन की तरफ ले जाऊं। तो डिफाइन में भी हमने पढ़ा था कि इज ऑलवेज डायरेक्टेड, जब बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ वाइब्रेटरी मोशन, फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेन पोजीशन, इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स चाहती है जिस्म को हमेशा उसकी मेन पोजीशन पर लाने के लिए, तो ये हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट होती है, डायरेक्शन के अपोजिट। इसीलिए नेगेटिव साइन शोस कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स की अपोजिट है जिस्म की डायरेक्शन के। तो ये रिजल्ट जो है हमें ये बताता है, ये शो कर रहा है कि इस जिस्म की जो मोशन है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे रिलेटेड कुछ मजीद बातें हमने पहले भी की थी और मजीद बातें हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी करनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड और एग्जांपल्स भी पढ़नी है, ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। अच्छा, इसमें हमने एक बात की है कि स्प्रिंग की कि k जो है कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है स्प्रिंग पर,
स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इस चीज को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग सॉफ्ट हो या स्टिफनेस हो, उसमें नरम हो या सख्त हो, उस वक्त उसका जो वो किस चीज पर डिपेंड्स करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिहाज से क्या उन पर डिपेंड करता है या नहीं करता, या इस जो स्प्रिंग कांस्टेंट की है ये क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है और इसको राइट भी लाजमी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।